हे ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने आज तक बहुत सारे ड्रामास टाइम ट्रैवल के देख लिए होंगे, लेकिन इतना ब्यूटीफुल ड्रामा टाइम ट्रैवल का कोई भी नहीं देखा होगा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे लिू साओशी को देखते हैं, जो कि स्कूल में रिजल्ट देखने जा रही होती है। यहाँ पे ना सब बच्चों का रिजल्ट लग गया होता है और वो लास्ट आई होती है, मतलब सेकेंड लास्ट आई होती है। तो है ना, फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो तभी एक लड़की आके कहती है, थैंक यू सो मच, तुम सेकेंड लास्ट आ गई, तुमसे एक रैंक मेरी आगे है, वरना मेरे पेरेंट्स ना मुझे बहुत डांटते। तो बोलती है लिू साओशी को, कितनी खुश रहती हो। तो लिू साओशी कहती है, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। लिू साओशी तो वहाँ से चली जाती है स्माइल करते करते, लेकिन वहीं पर हमारे ड्रामे का मेन लीड जियान भाई देखता रहता है उसे, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और स्माइल करती है, हमेशा खुश रहती है, ये सोच रहा होता है उसके बारे में। उसी रात लिू साओशी ना घर जा रही होती है, तभी उसका कोई पीछा करता है। तो वो भाग रही होती है और एक जंगल में पहुंच जाती है, खंडर जैसे बिल्डिंग में। तभी है ना, उसे लगता है कि कोई आ रहा है, तो उसके हाथ में जो मिलता है ना, वो उसके सर पे मार देती है वो। और वहाँ पे वो उसको लगता है उसने किसी का मर्डर कर दिया। तभी वो इंसान उसका पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है, मॉम ये क्या कर दिया आपने। तो वो है ना डर जाती है कि कौन है कौन है कौन है, और वो बोलता है, मुझे उठाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। और तभी है ना, उसे एक ब्रोच दिखाता है, तो वो ब्रोच है ना उसकी मम्मी ने उसे दिया होता है। तो लिू साओशी ये देख के शॉक हो जाती है कि तुम मुझे जानते हो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ये है हमारा प्यारा जिनजिन, ये है ना लिू साओशी का फ्यूचर का सन है। तो लिू साओशी है ना आंखों पे हाथ रखती है, तो बोलता है, मॉम मैं हूँ आपका फ्यूचर से आया हुआ बेटा। तो लिू साओशी कहती है, तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो वो है ना अपने बारे में सब बताने लगता है। लिू साओशी उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और वहीं पर जाके वो दोनों बातें करने लगते हैं। लिू साओशी पूछती है, तुम्हारी एज क्या है। तो जिनजिन बोलता है, मैं 24 ईयर्स का। तो लिू साओशी कहती है, तो तुम मेरे बेटे कैसे हुए। मैं तो क्योंकि 20 ईयर्स की हूँ और अभी तो मैं स्कूल में हूँ, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या कुछ भी नहीं है, और तुम इतने बड़े हो मुझसे। और बोलती है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, बताओ जल्दी, नहीं तो मैं ना पुलिस में अब तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। लिू साओशी को ऐसे गुस्सा करते हुए देख के जिनजिन हंसने लगता है और बोलता है, आप मॉम बिल्कुल नहीं बदली, आप बिल्कुल वैसी ही हो जैसे अभी थी, और अभी छोटी हो तो भी ऐसी ही हो। क्योंकि है ना, जिनजिन को याद आता है कि लिू साओशी अगर जिनजिन कुछ भी बोले ना, मस्ती करे, कुछ करे, झगड़ा करे, तो है ना लिू साओशी बिल्कुल ऐसे ही उसे डांटा करती थी जब वो छोटा बच्चा था। और यही सोच के ना वो अभी भी हंस रहा होता है। और लिू साओशी उसे देख के बोलती है कि 1 मिनट रुको, और अपने मोबाइल को निकालती है, उसमें से एक छोटे बच्चों की तरह ऐप निकालती है और उसमें अपना फ़ोटो क्लिक करती है और बोलती है, अभी तुम भी फ़ोटो क्लिक करो और इससे पता चल जाएगा कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। पहले तो जिनजिन कहता है ये सब फेक होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी दिल के लिए ना, मतलब उसका मान लेता है और फ़ोटो क्लिक करके उसे दे देता है। और जैसे ही उसमें रिजल्ट देखती है ना लिू साओशी, तो उसमें 100% होता है। ये देख के तो वो शॉक हो जाती है और जिनजिन को कहती है, मुझे नहीं लगता तुम मेरे बेटे हो, मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता है ये टाइम ट्रैवल ये सब कुछ में। तो है ना, जिनजिन बोलता है, एक काम करते हैं, हम डीएनए टेस्ट कर लेते हैं डॉक्टर के पास जाके, और पता चल जाएगा कि आप मेरी मॉम हो या नहीं। तो वो दोनों मिलके हॉस्पिटल जाते हो और टेस्ट करवाते हैं और वेट कर रहे होते हैं टेस्ट का कि कब मिलेगा उनको। तो उनको है ना डॉक्टर कहते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, बाहर ही बैठो। लिू साओशी जिनजिन से कहती है कि एक बात बताओ, फ्यूचर में मेरे हस्बैंड और तुम्हारे फादर कौन है। जिनजिन जैसे ही जियान भाई का नाम लेता है, लिू साओशी तो शॉक हो जाती है, कौन सा जियान भाई, मेरे क्लास वाला। तो जैसे जिनजिन बोलता है, हाँ आपके क्लास वाले, जो आपके क्लासमेट। ये सुन के लिू साओशी तो है ना जियान भाई के बारे में बताने लगती है कि 2 दिन पहले कैसे वो जियान भाई से मिली थी, मतलब वो उसी की क्लास में थी लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती। 2 दिन पहले वो चुपके से कैंपस में इंस्टेंट नूडल बनाने वाली थी, तब जियान भाई ने ना उसके ऊपर पूरा पानी डाल दिया था और वहीं पर उन दोनों का झगड़ा भी हो गया था। तभी टीचर आए थे और हमारी लिू साओशी को है ना पनिश भी किया था, उसको चिल्लाए थे बहुत और उसको बोला था, ये तुम्हारी दूसरी बार है, तुम हमेशा यहाँ पे इधर उधर कैंपस में ना आग लगा के इंस्टेंट नूडल्स खाती रहती हो, ये तुम्हारी दूसरी बार है, अभी पेरेंट्स को बुला के लाओ ऑफिस में जल्दी से। स्कूल के टेस्ट पास आने वाले थे, जिसके लिए ना एक टेस्ट पेपर बनाया गया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो है ना जियान भाई सर के पास पेन ड्राइव में देता है। साओशी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान उससे चोट लग जाती है। साओशी का फेस देखने लायक होता है। सर तो जियान भाई को ही कहते हैं कि साओशी पे नज़र रखना, क्योंकि उसे पनिशमेंट दी होती है ग्राउंड में भागने की। यहाँ पे पहले जियान भाई का नाम साओशी को पहले नहीं पता होता है, लेकिन भागते हुए जब वो गिरती है तब पहली बार उसका ID दिखता है जियान भाई का, और उसमें जियान भाई लिखा होता है, तभी उसे पहली बार उसका नाम पता चलता है।
वो गिर जाती है। जियान भाई आगे आगे ही चलता है। तभी हमारा सेकंड मेन लीड लू आता है और साउशी को कहता है, ये एक्चुअली उसका सीनियर होता है, और वो कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें पानी चाहिए? तो साउशी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि साउशी को तो जियान भाई देख भी नहीं रहा था। और लू कहता है क्या जियान भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी साउशी उसके ऊपर ही पूरा पानी फेंक देती है। साउशी कहती है, नहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक्चुअली वो तो सर ने मुझे पनिशमेंट दी है और वो बहुत रूड है, मेरे आगे आगे चल रहा है और मेरी पनिशमेंट कंप्लीट करवा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और ये सब कुछ है ना वो जिनजिन को बता रही होती कि वो पहली बार जियान भाई से कैसे मिली। और जैसे ही रिपोर्ट आती है और उसमें भी 100% दिखाता है कि वो उसी का बेटा है, तो वो शॉक हो जाती है। फिर वो जिनजिन को बताती है, 2 दिन पहले ही मैं जियान भाई से पहली बार मिली, वो मेरे क्लास में तो होता है लेकिन मैं उससे पहली बार मिली, उसका नाम पता चला। वो हमारे स्कूल का टॉपर है और वो सबसे ज़्यादा बातें नहीं करता, ज़्यादा करके अपने बुक्स में ही लगा रहता है, वो ज़्यादा पढ़ाकू है। फिर साउशी बताती है कि एक दिन पहले ना मैं घर पे थी तो लैंडलॉर्ड आए थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ, तुमने तो कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहता है और तुम अकेली ही रहती हो। एक्चुअली साउशी अकेली रह रही होती है पढ़ाई के लिए यहाँ पे। उसके फादर तो अच्छे थे लेकिन वो फादर के साथ नहीं रहती थी और उसकी मदर नहीं थी। उसे घर पे अकेलापन फील ना हो इसलिए उसके फादर ने 2 फिशेस गिफ्ट की थी उसे। साउशी को स्कूल में एक एक्टिविटी दी थी जो कि एक फंक्शन था, उसके लिए उसे पूरा पैम्पलेट बनाना था, बड़ा सा पोस्टर टाइप, और उसने उसका ऑर्डर दिया था। बट उसने ना वो अंकल को जो शॉप वाले थे उन्हें गलती से गलत वाला पोस्टर दे दिया था। जैसे ही उसे अपने मिस्टेक का पता चलता है तो वो जल्दी से अंकल के पास जाती है पोस्टर लेने के लिए, लेकिन अंकल तो पहले ही उसके सामने स्कूटी पे निकल जाते हैं स्कूल की तरफ। तो वो भी रिक्शा भागते हुए ऐसे करके अपने स्कूल पहुंच जाती है। उसके पीछे तो उसका रिक्शा वाला भी भागता है। वो चुपके से जाती है सर के ऑफिस में और देखती है अंकल ने पैम्पलेट कहाँ रखा है। डायरेक्टर के ऑफिस में तो वो घुस जाती है लेकिन वहाँ पे उसे पैम्पलेट नहीं मिलता, लेकिन जियान भाई मिल जाता है। वो गलती से जियान भाई के पैर पे पैर रख देती है और जियान भाई भी कुछ काम के लिए आता है। जब सर अंदर आते हैं तो उन लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जियान भाई की साउशी गर्लफ्रेंड है, और सर को भी यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सर बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या करते हो, बिकॉज जियान भाई बहुत ज़्यादा स्कॉलर था इसलिए सर डायरेक्टली उसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी कहता है कि तुम दोनों एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे थे, मुझे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। लेकिन फिर यही सुन के साउशी क्लियर करने लगती है, नहीं सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं तो सिर्फ पोस्टर देखने आई थी, मेरा काम था कुछ, लेकिन आप मिले नहीं ऐसे करके। लेकिन सर फिर भी दोनों को डांट देते हैं। जियान भाई जैसे ही बाहर जाता है साउशी के हाथ में पोस्टर होता है, लेकिन वो उसे देख के डर जाती है और पोस्टर नीचे गिर जाता है। मिस्टेक की वजह से साउशी ने ऐसे ही उसमें लिखा होता है ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स खाओ और मेरा आइडल मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसी चीज़ें देख के तो पूरा स्कूल देख लेता है उनका पोस्टर। पूरे स्कूल और जियान भाई के सामने साउशी की तो बहुत बड़ी वाली इंसल्ट हो जाती है। फिर भी साउशी एकदम बिंदास रहती है और वो अभी ना पनिशमेंट कंप्लीट कर रही होती है ऑफिस में बैठ के। सर ने बोला होता है तुम लोगों को सॉरी लेटर लिखना है, लेकिन साउशी तो इधर उधर कूद रही होती है, बिल्कुल भी लेटर नहीं लिखती। और जियान भाई देख रहा होता है। जैसे ही साउशी भागने वाली होती है सर आ जाते हैं। जियान भाई का ही वो एक लेटर हाथ में ले लेती है, लेकिन जियान भाई ने उसमें सॉरी माय मिस्टेक लिखा होता है और उसका लेटर एकदम परफेक्ट होता है। ये सब देख के साउशी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। रात में साउशी बहुत जल्दी में एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। उसे अंदर इतनी जल्दी भागते भागते लू देख लेता है और सोचता है ये इतनी रात को स्कूल यूनिफॉर्म में ये किधर भाग रही है। तो लू जाने वाला होता है साउशी के पीछे, तभी उसे जियान भाई बाहर ही मिल जाता है और वो बैठ के कुछ काम कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। वो दोनों एक साथ चाय पीते हैं, बट लू के ऊपर है ना कुछ गिर जाता है वेटर के हिस्से। तो लू वॉशरूम जाने के लिए जाता है। तो वॉशरूम जब जा रहा होता है तभी उसे वहाँ पे साउशी मिलती है, वो भी वेटर्स के कपड़ों में। एक्चुअली साउशी ने ना वहाँ पे काम नहीं करती थी। लू पूछता है क्या तुम काम करती हो, बट साउशी बोलती है नहीं। तभी एक लड़की उसके कपड़े ढूंढ रही होती है। साउशी ने एक लड़की के कपड़े चुपके से चुराए होते हैं और पहन लिए होते हैं। वो बोलती है नहीं मेरा एक्चुअली कुछ काम है इसलिए मैं कुछ ढूंढ रही थी। तभी वो लड़की आती है तो लू उसे बचा लेता है अपने जैकेट से। लू साउशी से बात कर रहा होता है, उसे छुपा रहा होता है। तभी जियान भाई दूर से देख लेता है। वो उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कि ये दोनों ऐसे क्या कर रहे हैं, वो भी वॉशरूम के सामने, और कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो सिर्फ वॉशरूम जा रहा था। जियान भाई के बातों के वजह से वो वेटर वाली लड़की देख लेती है साउशी को और साउशी के पास आ जाती है।
तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। साउशी ये सब बता रही होती है जिंगजिंग को। तभी रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट देखने के बाद फिर से उन्हें दूसरी बार रिपोर्ट निकाली होती है और फिर से 100% ही आता है। फिर तो अभी साउशी को भी यकीन हो जाता है कि हाँ, ये टाइम ट्रैवल करके मेरा ही बेटा आया है। इतने बड़े झटके की वजह से साउशी बेहोश हो जाती है। लू उसे घर लेके आ जाता है और साउशी को सुबह याद आता है कि ये सब कुछ सच है। सुबह सुबह जिंगजिंग को बहुत ज़्यादा उसकी मॉम की याद आ रही थी, क्योंकि उसने लास्ट टाइम उन्हें एडमिट किया था साउशी की। उसके बाद डेथ हो गई थी बीमारी की वजह से, टेंशन की वजह से। और जिंगजिंग चाहता था कि वो अपना फ्यूचर चेंज करे, इसलिए वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया था और उसके पास टाइम ट्रैवल करने के लिए रिंग थी। क्योंकि वो अभी अपने मॉम के साथ ही था तो वो बहुत खुश था। और उनका फेवरेट सुबह सुबह नाश्ता लेके जाता है एक आंटी के पास से, शॉप से, और उन्हें कहता है कि ज़्यादा स्वीट बनाना, मेरी मॉम को स्वीट ज़्यादा पसंद है। तो आंटी कहती है हाँ हाँ, तुम्हारी मॉम के लिए मैं ज़्यादा स्वीट बना दूँगी, और वो ज़्यादा स्वीट बना के दे देती है। तभी रोड पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ बच्चों के साथ एक आदमी होता है जो कि छोटे बच्चों से पैसे लेके उनको कुछ गेम खेल के दिखा रहा था। अगर गेम में कुछ कॉइन आए तो उन लोगों को डबल पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी वहाँ से हमारा जियान भाई जा रहा होता है और बोलता है इस प्लेट के नीचे इसने ज़रूर मैग्नेट रखा होगा जिससे तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुन के वो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी वो आदमी उनके पैसे वापस देता है और जियान भाई पे गुस्सा करने लगता है। तभी हमारा जिंगजिंग वहाँ पे आता है और कहता है कि हाय, तो लेकिन जियान भाई सुनता नहीं। तो जिंगजिंग कहता है तुम टाइम ट्रैवल की मशीन ज़रूर बनाओगे। तो जियान भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि इसे कैसे पता टाइम ट्रैवल का मुझे नॉलेज है, या मैं सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। जियान भाई तो जिंगजिंग से इम्प्रेस हो जाता है उसके नॉलेज सुन के। तो है ना, उसका नंबर मांगता है। तो जिंगजिंग कहता है ठीक है। तो वो तो साउशी का नंबर दे देता है, क्योंकि उसके पास तो इस टाइम का कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है। साउशी को सुबह सुबह जिंगजिंग कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन उसे अच्छे से याद तो था कि उसे जिंगजिंग मिला था, उसने रिपोर्ट भी बनाई थी, सब कुछ। तो क्या वो सच था या सपना था, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी डोर ओपन करके जिंगजिंग अंदर आता है और कहता है मॉम, आपके लिए स्वीट वाले मैंने नाश्ता मंगाया है जो आपका फेवरेट है। साउशी तो ये सब सुन ही नहीं रही थी। वो तो जिंगजिंग के कान जोर से खींचती है कि ये सपना है या सच। जिंगजिंग जोर से चिल्लाता है कि आप क्या कर रहे हैं आप, मुझे दर्द हो रहा है। तो साउशी को पता चलता है ये सपना नहीं, ये सब कुछ सच है। जिंगजिंग को देखकर और बातें सुनकर वो पागल हो जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता मुझे क्या पसंद है और मैं क्या खाती हूँ। तो जिंगजिंग कहता है मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। साउशी ये सब कुछ सुन के उसके साथ ऐसे ही बड़बड़ करने लगती है और बोलती है शायद मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। तो जाके बेड पे फिर से सो जाती है। तो जिंगजिंग जाके उठाने लगता है और कहता है आपको पता है ना, एग्ज़ाम पास आ रही है और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, नहीं तो आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। वैसे आपको याद नहीं है शायद कि आप अगर आज लेट हो गए तो सर आपके पेरेंट्स को ज़रूर बुलाएंगे और फिर आपको बहुत डांट पड़ने वाली है। ये सुन के साउशी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि हाँ मैं भूल गई, और जल्दी जल्दी में रेडी होने लगती है। जब वॉशरूम जाती है तो पानी चला गया होता है। जिंगजिंग कहता है मैंने बोला था आपको कि 10 मिनट पहले ही बोला था कि 10 मिनट बाद पानी जाने वाला है, तो आप पहले ही नहा लो, ब्रश कर लो, अब आप एग्ज़ाम के लिए या स्कूल में कैसे जाओगे। तो साउशी कहती है अब मैं क्या करूँ। तो जिंगजिंग कहता है मैं अच्छा वाला बच्चा हूँ ना आपका, इसलिए मैंने आपके लिए पानी रखा है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए। साउशी कहती है हाँ मैं फ्रेश हो जाऊँगी, जल्दी बाहर जाओ, मैं लेट हो जाऊँगी। और देख रही होती है, सोच रही होती है कि सच में पानी चला गया, कैसे गया। सब कुछ होने के बाद वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। जिंगजिंग उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है कि मॉम मैं भी आऊँगा आपके साथ आपको ड्रॉप करने के लिए, और उसे कुछ दिखा के बोल रहा होता है कि आपको याद है क्या, ये वो सब पूछ रहा होता है। तो बोलती है मुझे कैसे याद होगा, वो तो फ्यूचर में है ना। तो वो जिंगजिंग बातें कर रहा होता है साउशी से और बोलता है मुझे आपको और डैड को मिलाना होगा, इसलिए तो मैं फ्यूचर से यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो अगर मैं वापस नहीं जा पाऊँगा। साउशी कहती है ठीक है चुप रहो अभी, और उसे बोलता है कि अपनी मोबाइल चेक करो मॉम। तो बोलते मेरे मोबाइल में क्या है? उसके वीचैट में जियान भाई का मैसेज आया होता है और उसका ऐड किया होता है। तो वो सोचती है मेरा नंबर इसके पास कैसे गया और मेरा वीचैट आईडी इसके पास कैसे गया। तो वहाँ पे जिंगजिंग बताता है कि मैंने दिया, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, आपकी बात तो स्टार्ट होनी चाहिए। तो अभी बारिश होने लगती है और वो दोनों बस स्टॉप पे खड़े होते हैं। उनके पास एक अम्ब्रेला होती है और अभी बस आने वाली होती है और उसे स्कूल जाना था। तो है ना, जिंगजिंग को एक उसके अपनी रिंग में से ना मशीन बताती है, टाइम मशीन, कि यहाँ पे उसके डैड आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। ये सुन के साउशी को वैसे ही भीगने के लिए छोड़ के वो छाता भी लेके अपने साथ भाग जाता है, पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पे जियान भाई आता है और साउशी कहते हैं कि मैं तुम्हारे छाते में आ जाऊँ।
इसलिए फिर वो जाती है और स्माइल देने लगती है जियान भाई को। तो जियान भाई खुद का अम्ब्रेला उसे दे के वहाँ से बाजू साइड हट जाता है और भीगने लगता है। साक्षी कहती है कि ये पागल है क्या, ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है खड़ूस कहीं का, क्या मेरी लाइफ में यही लिखा है मेरे बेटे के लिए। और तभी वहाँ पे ना बस आ जाती है, तो दोनों भी बस में चढ़ जाते हैं स्कूल जाने के लिए। जिंगजिंग भी वहाँ से चला जाता है छाता लेके, और साक्षी अपने स्कूल जाती है जियान भाई के साथ एक ही बस में। बस में बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो साक्षी वैसे ही खड़ी रहती है और जियान भाई उसके आगे होता है। साक्षी कहती है कितना रूड है, खड़ा रह के भी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन तभी ब्रेक लगता है और उसका मोबाइल आगे जाता है, तो जियान भाई उसका मोबाइल देता है। तो साक्षी बहुत अच्छी सी क्यूट वाली स्माइल देती है कि बहुत काइंड हार्टेड है ये। और मोबाइल लेने के बाद जियान भाई को ऐड कर देती है। उसकी रिक्वेस्ट जो आई थी वीचैट में, उसने अभी तक ऐड नहीं की थी, लेकिन अभी इसकी वजह से उसे अच्छा लगने लगा तो उसने ऐड कर दिया। स्कूल में जैसे ही पहुंचती है वो गेट में उसे एक लड़की मिल जाती है, जो कि वो रहता है ना कि एंट्रेंस में कौन लेट आया कोई नहीं, वो चेक कर रही होती है। तो उसे ना साक्षी के कपड़ों पे वो ब्रॉच मिलती है, तो बोलती है स्कूल में अलाउड नहीं है पता है ना। तो वो बोलती नहीं, इस बार मैं अंदर रख देती हूँ। तो वो नहीं सुनती, तो बोलती है तुम्हें ये करना देना पड़ेगा और बाद में घर जाते वक्त सर से ले लेना। तो साक्षी को ज़बरदस्ती देना पड़ता है, वो नहीं देना चाहती थी, उसकी मॉम का रहता है। साक्षी जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, ऑफ लेक्चर होता है, तो चुपके से फिर से सर के ऑफिस में जाती है डायरेक्टर के। तभी वहाँ पे फिर से जियान भाई से टकरा जाती है। वो कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जानबूझ के यहाँ पे आते हो, सर को बताते मेरा नाम। तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज़ आती है, तो साक्षी टेबल के नीचे छुप जाती है और जियान भाई चुपचाप रहता है। सर बोलते कुछ काम था, तुमने सबमिट कर दिए सारे प्रोजेक्ट, ये सब पूछ रहे होते, और साक्षी चुपचाप सुन रही होती है। जियान भाई तो कुछ नहीं बोलता कि साक्षी वहाँ पे छुपी हुई है, लेकिन साक्षी ही आवाज़ करती है, जोर से उसको लग जाती है। साक्षी ऐसे छुपी थी तो सर को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जियान भाई को और साक्षी को कहते हैं कि तुम लोगों का मेरा ही रूम मिलता है, मेरे डायरेक्टर का ऑफिस ही मिलता है, और तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो। तो साक्षी कहते सर आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको। तो फिर सर चिल्लाते हैं, बोलते अभी के अभी बाहर जाओ, दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगी। साक्षी जियान भाई को कहती तुमने बताया, तो जियान भाई बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता और मैंने कुछ नहीं बताया। तो ये सुन के तो साक्षी एक्चुअली में इम्प्रेस हो जाती है जियान भाई से। हम घर में जिंगजिंग को देखते हैं, जिसे ना एक्चुअली आदत होती है सिर्फ कमांड देने की। फ्यूचर में कमांड से ही सब कुछ काम हो जाता है, खाना बन जाता है, वॉशिंग मशीन चलती है, सब कुछ होता है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी घर पे। तो साक्षी से मैसेज पे बात कर रहा होता है। साक्षी रिप्लाई देते देते उसके जियान भाई की वजह से उसके मुँह पे ही मोबाइल गिरता है। तो जियान भाई सॉरी कहता है कि मेरी वजह से गिरी है। तो साक्षी गुस्सा हो जाती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते, तुम्हारी वजह से मेरी चोट लग गई। तो जियान भाई पास आके कहता है आई एम सॉरी, और उसकी चोट देखने लगता है। तो साक्षी चुप हो जाती है और उसे देखने लगती है सिर्फ। साक्षी दिल में कहती है कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना प्यारा लगता है, काइंड हार्टेड भी है और इतना स्कॉलर भी है, कितना प्यारा है। तो क्योंकि साक्षी के फेस पे चोट लगी थी, इसलिए जियान भाई उसे लैब में लेके जाता है, क्योंकि स्कूल में आइस क्यूब तो थी नहीं, कहीं पे अलाउड ही नहीं थी, और स्कूल के कैंटीन में भी नहीं थी। तो जियान भाई क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था, तो साक्षी के लिए ना केमिकल मिक्स करके ना वो आइस क्यूब बनाता है और आइस बनाता है और कहता है अब तुम इसे अप्लाई करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो साक्षी कहती है वाह। साक्षी तो पूरी इम्प्रेस हो जाती है कि ये कैसे किया तुमने, ये कैसे किया। और जियान भाई कहता है तुम पढ़ लेती, तुम्हें भी समझ में आता। और घर पे हमारा जिंगजिंग पूरी वाट लगा रहा होता है वॉशिंग मशीन की, सब जगह पानी पानी फैला देता है, वो कमांड देता रहता है, और वॉशिंग मशीन से नीचे नीचे पानी आता रहता है पूरे घर में। इतना ज़्यादा पानी फैलाने के बाद जिंगजिंग साफ़ ही कर रहा होता है, तो उसकी रिंग शाइन करने लगती है और कहती है तुम्हारे पास एक मिशन है, जल्दी से कंप्लीट करो मिशन। तो जिंगजिंग उस मिशन के लोकेशन पे पहुंचता है और जल्दी जल्दी भागने लगता है और उसके रिंग से बात कर रहा होता है। एक्चुअली रिंग उसकी टाइम मशीन होती है, और जब तक वो अपना सब कुछ मिशन से जो भी है वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकता। जिंगजिंग भागते भागते साक्षी के स्कूल के यहाँ पे गेट पे चला जाता है, बट गार्ड तो गेट के अंदर जाने ही नहीं देता। तभी वहाँ पे लू भी आता है। लू एक्चुअली लेट हो चुका था स्कूल के लिए, और उसने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना था, और वो है ना सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाला था, तो इसलिए आया था, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं भेजता। तो और लू उसे गुस्सा करके गार्ड पे वहीं से चला जाता है वापस। तभी साक्षी को जिंगजिंग दिखता है। जिंगजिंग बहुत बड़ी बड़ी स्माइल देता है और गेट वाले को तो कहता है, गेट पे गार्ड को, कि मैं ना साक्षी का बॉयफ्रेंड हूँ। अपने हाथों से हार्ट बनाने लगता है। साक्षी ये सब कुछ देख के एम्बैरेस हो जाती है, बोलती है ये पागल हो गया क्या कर रहा है, और वहाँ से भाग जाती है।
घर पे आने के बाद थोड़ी देर में साउशी देखती है कि घर का क्या सत्यानाश कर दिया है पूरा लू ने, और तभी वो कुछ चिल्लाने वाली थी, तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, मतलब उसके पापा आ जाते हैं घर पे। कहते हैं बेटा तुम कैसी हो, तुम्हें फ़िश कैसे लगी? तो बोलते ठीक है अच्छे लगे। तभी वहाँ पे जिंगजिंग बाहर गेट पे ही आ जाता है। तो साउशी तो बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अभी पापा को क्या बोलूँ, कि ये मेरे फ्यूचर का सन है, क्या बोलूँ। तभी वहाँ पे जिंगजिंग कहता है कि मैं इसका ट्यूटर हूँ, इंग्लिश का ट्यूटर हूँ, सिखाने आता हूँ रोज़, घर पे होम ट्यूटर हूँ। और क्या आज आप बिज़ी हो दोनों, तो मैं आज नहीं आऊँ क्या? आप इंजॉय करो, मैं जाता हूँ, मैं कल आऊँगा। साउशी को तो कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो इम्प्रेस हो जाती है जिंगजिंग से कि हाँ मेरा बेटा इतना होशियार है, वाह वाह वाह। और फिर है ना साउशी के डैड उसे पेरेंट्स के मतलब उनके फैमिली डिनर पे लेके जाते हैं। वहाँ पे उसके रिलेटिव्स भी होते हैं जो कहते हैं साउशी को कि अपने पापा के साथ रहा करो, और उसके पापा चाहते हैं कि वो अब्रॉड में जाके स्टडी करे। बट साउशी के मम्मी तो नहीं है, पापा भी बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं और उसके सिर्फ फ्रेंड्स है, स्कूल में है, तो इसलिए साउशी किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहती। और यहाँ पे दादी है वो उसे फोर्स कर रही होती है। इसकी वजह से साउशी सिर्फ ड्रिंक करती है वो, और वहाँ से बिना खाए कुछ उठ के चली जाती है बाहर, और बाहर जाके स्ट्रेस पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे जिंगजिंग आता है और जिंगजिंग बोलता है क्या हुआ? साउशी कहती है पता नहीं मेरी लाइफ कैसी है, मेरा नसीब ही ख़राब है, पापा भी मेरे साथ नहीं रहते, मेरी मम्मा भी नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास, ऐसे कह रही होती है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है बिकॉज उसने ड्रिंक की होती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत रोने लगती है। जिंगजिंग भी साउशी को देख के इमोशनल होता है और कहता है कि मुझे लगता है आपको थोड़ी देर बाद पापा से मिलने जाना चाहिए, तो आपको अच्छा फील होगा। साउशी थोड़ी देर बाद घर जा रही होती है होश में आने के बाद, तो उसे जियान भाई दिखता है कि वो चुपके चुपके कहीं पर भाग रहा होता है। तो साउशी सोचती है कि ये चुपके से कहीं पर जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लगती है। जियान बाई का एक सीक्रेट लैब होता है, एक खंडर किसी जगह थी, वहाँ पे उसने अपना लैब बनाया था छोटा सा। तो साउशी वहाँ पे घुस जाती है, वो सीढ़ी से धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन उसे रास्ता पता नहीं होता। वो यहाँ वहाँ देख के जा रही होती है। जियान बाई तो अपना यहाँ पे कुछ लैब में टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन साउशी जोर से भाग के आके उसके ऊपर गिर जाती है, और जियान भाई बेचारा उसको लग जाती है बहुत ज़्यादा, और उसका जो प्रोजेक्ट था, जो वो साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो सब खराब हो जाता है। जो उसे स्पोर्ट होता है, ज़्यादा चोट नहीं लगती, साउशी को बचा लेता है जियान भाई, लेकिन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा चोट लगती है। ये चोट लगने की बात सुन के जिंगजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे देखने हॉस्पिटल आता है। जिंगजिंग को लगता है उसकी मॉम की डेथ हो गई है, क्योंकि वहाँ पर एक औरत की डेथ हुई थी, तो जिंगजिंग रोने लगता है। तभी वहाँ पे उसको साउशी दिख जाती है, और वहीं पर उसकी आंटी भी आई थी। वो बोल रही थी तू यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे वैसे। तभी वहाँ पे जिंगजिंग को उसकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड मिलती है, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली थी। उसने तो ऐसे कभी देखा ही नहीं, ऐसा इतनी ज़्यादा पतली। जब वो छोटा था तो आंटी शीन, मतलब इन्होंने ही उसे बचपन से पाला था। वो साउशी शीन से उसे इंट्रोड्यूस करती है कि ये मेरा धूर का कज़न है, क्योंकि शीन बोलती है मैं तो उसकी तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे नहीं पता ये तेरा कौन सा कज़न है। तो बोलती नहीं बहुत दूर का। जियान भाई भी यहीं पर खड़ा होता है, तो उसे लगने लगता है कि मतलब थोड़ा अजीब देखने लगता है कि शायद इन दोनों का कुछ रिलेशन है, ऐसे उसे लगने लगता है। तो जियान भाई कहता है अभी तुम दोनों यहीं पर हो तो साउशी का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। तो साउशी कहते तुम ठीक हो ना? तो वो उसे देख के स्माइल करने लगती है और कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं जोर से भाग के आ गई हूँ तुम्हारी लैब में डायरेक्टली बिना पूछे। जिंगजिंग और आंटी शी मतलब शी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए कुछ खाने की। तो वहाँ पे ना शी लेने लगती है फास्ट फूड और चिप्स कुरकुरे ये सब कुछ मतलब लेने लगती है। तो है ना जिंगजिंग डर जाता है, बिकॉज वो फ्यूचर में पता ना उसे कितनी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो वो बोलता है अभी नहीं मत खाओ मोटी हो जाओगे। तो सेल्स गर्ल देख के उन दोनों को जल जाती है कि उसे लगता है कि दोनों कपल हैं। तो है ना शी स्माइल करने लगती है, और वो सेल्स गर्ल होती है वो वहाँ से भाग जाती है गुस्सा करते करते जल बुल के। दूसरी तरफ जियान भाई साउशी को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और बातें कर रहा होता है कि तुम्हारा दूर का कज़न है यहाँ पे, हाँ कर रही होती है। तभी रोड में ना कुछ गेम चल रहे होते हैं और यहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। तो साउशी भी वहाँ पे जाती है और गाने गाने लगती है। तो जियान भाई बोलता है ये क्या है, ये ऐसे गाने भी नहीं बोलती रहती हूँ, और साउशी पे हंसने लगता है। और साउशी तो ऐसे ही नाच रही होती है। घर आने के बाद वो जिंगजिंग को सब कुछ बताती है, और जिंगजिंग कुछ बना रहा होता है कंप्यूटर पे।
जिंगजिंग शाओशी को बताता है कि उसे अपने पापा को कैसे मनाना है और शाओशी को सिखा रहा होता है कि ऐसे बात करो, ऐसे मत बात करो, उन्हें ज़्यादा ऐसे मैच्योर पसंद है, उन्हें दिमाग वाले पसंद है। तो शाओशी कहते हैं फिर मुझसे क्यों शादी की, ऐसे मतलब बोल रही होती है। और जिंगजिंग बोलते हैं क्या करूँ माँ मैं आपका, आप समझती क्यों नहीं हो। और उन्हें ना मतलब शाओशी को वो आइडिया दे रहा होता है कि ऐसे करो वैसे मत करो, ज़्यादा करके पापा के साथ ही रहो। जैसे कि जिंगजिंग ने अभी शाओशी को समझा है कि उसे जियान बाई मतलब उसके पापा के साथ ही रहना है हमेशा। तो शाओशी अभी सुबह सुबह जल्दी जाके गेट पे ही खड़ी रहती है जियान बाई के लिए। जियान बाई जैसे ही मिलता है उसे कहती है गुड मॉर्निंग जियान बाई, चलो हम क्लास में चलते एक साथ। और बोलती है क्या कर रहे हो तुम, मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ, ऐसे करती है। और जानबूझ के ऐसे बाल आगे पीछे कर रही होती है। जियान बाई जब ब्रेक में खाना खा रहा होता है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा होता है तभी उसके पास जाती है। तो जियान बाई बोलता है कि तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मेरे खाने में भी आ गए। तो ये सुन के शाओशी को गुस्सा आता है। फिर जियान बाई वॉशरूम जाता है तो उसके वॉशरूम के बाहर भी वो खड़ी रहती है और कहती है पानी चाहिए तुम्हें, पानी चाहिए तुम्हें, पानी पीना है। तो जियान बाई वो देखने लगता है, उसे बोलता है कि ये क्या है, कैसे बिहेव कर रही है, पागल है क्या। और जियान बाई मुंह बना के वहाँ से जाने लगता है। शाओशी बोलती है क्या करूँ मैं इस पागल का, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा पति नहीं होता फ्यूचर में तो इसको मारती मैं अभी। और घर आके सब कुछ जिंगजिंग को बता रही होती है कि तेरे पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते और समझ में नहीं आता क्या करूँ इनका। तो जिंगजिंग शाओशी को एक आइडिया देता है कि बोलता है कि पापा को तो इंटेलिजेंट लोग पसंद है, तो आप मॉम क्या करिए ना, आप एग्ज़ाम में ना अच्छे मार्क्स लाइएगा तो पापा थोड़े इम्प्रेस ज़्यादा होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पापा के साथ रहिए। शाओशी मान जाए इसलिए जिंगजिंग कहता है कि पता है फ्यूचर में आपको है ना एक एक पैसे मतलब ऐसे पैसे चाहिए होंगे तो पापा के पास मांगने पड़ेंगे और पापा टाइम ही नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप तो स्टेबल नहीं होंगे मतलब पैसों के बारे में। तो इसलिए शाओशी ये सुन के ना कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं चेंज करूँगी, मैं पढ़ाई करूँगी ज़रूर, मैं अपना फ्यूचर ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकती। और ये सुन के शाओशी पढ़ाई करना डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट डे वो टीचर के पास स्टाफ रूम में डायरेक्टर के ऑफिस जाती है। एक्चुअली डायरेक्टर ने उसे बुलाया होता है ऑफिस में क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, तो वो डांट रहे होंगे शाओशी को। और शाओशी तो यहाँ पे भी हंस रही होती है। तभी ऑफिस में जियान बाई की एंट्री होती है। वो अपने स्कॉलरशिप के वजह से डायरेक्टर ने बुलाया होता है, उसके बारे में बात करने आया होता है डायरेक्टर से। तभी डायरेक्टर कहता है ये स्कॉलर है, ये शाओशी को सिखाएगा। जियान बाई को कहता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शाओशी को अच्छे मार्क्स आने की। जियान बाई का तो मुंह देखने लायक होता है। सर शाओशी को कहते हैं कि तुम्हें चलेगा ना जियान बाई पढ़ाएगा तो शाओशी तो झट से हाँ कह देती है। और सर कहते हैं शाओशी तुम्हारे पापा ने कहा है अगर नहीं मिले अच्छे मार्क्स तो तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो ये सुन के तो शाओशी डिसाइड कर लेती है कि मुझे अभी पढ़ना ही है। तो हमारे प्यारे जियान बाई के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, अभी डायरेक्टर ने जो बोला है। और शाओशी तो जियान बाई का पीछा ही नहीं छोड़ती, उसे एक छोटा क्वेश्चन भी नहीं आता है और वो हर क्वेश्चन के लिए जियान बाई के पास चली जाती है। वो पढ़ाई तो दिल लगा के करती है, लेकिन जियान बाई जहाँ पे भी जाता है शाओशी वही जाके पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। जियान बाई को तो पढ़ने ही नहीं देती। लाइब्रेरी में जियान बाई बेचारा अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ पे भी शाओशी चली जाती है उसे परेशान करने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए। वैसे भी शाओशी को भी जियान बाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था क्योंकि वो उसे लाइक जो करने लगी थी, लेकिन अभी पढ़ाई भी तो करनी है, इसलिए जियान बाई से बेस्ट स्कूल में पूरा कोई नहीं है। तो वो है ना मस्का लगाने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मुझे ना स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा डैड के साथ अब्रॉड, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो जियान बाई हाँ कह देता है और शाओशी उसे एक लेटर देती है। इसमें लिखा होता है कि जियान बाई तुम्हें क्या क्या पसंद है वो यहाँ पे बता दो। तो जियान बाई हंसने लगता है। नेक्स्ट हम शाओशी के डैड को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ मतलब फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहते हैं शाओशी को लेके डिनर पे। शाओशी के पापा और अंकल सब पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या करना है, आगे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि स्कूल का उसका लास्ट ईयर होता है इस बार, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं मिले तो उसको अच्छा वाला यहाँ पे स्कूल नहीं मिलेगा, उससे अच्छा वो अब्रॉड जाए। ऐसे पूरी फैमिली मिलके अंकल मिलके सब समझा रहे होते हैं। शाओशी खाना खाने से पहले उसके पापा से कहती है कि पापा आपसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, पहले वो सुनो। और उसकी बात सुनते ही नहीं है। ये सुन के तो शाओशी को बुरा लगता है और उसका बात सुने बिना पापा उसको पैसे दे देते हैं और कहते हैं तुम्हें पैसे ही चाहिए, मुझे पता है ये आजकल के बच्चों को पॉकेट मनी ज़्यादा लगती है, ऐसे कहते हैं सबके सामने। शाओशी तो पैसे उठा के वहीं से चली जाती है, कुछ खाती भी नहीं है। उसे बुरा लगता है कि वो तो कहने वाली थी पापा आपको मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे बहुत याद आती है मम्मी की, या मुझे अच्छे मार्क्स मिले, ये सब उसे बताना था अपने पापा को। बट उसके पापा
पापा ने तो कुछ भी नहीं सुना, वो बाहर जाके ड्रंक होके बैठ जाती है वहीं। तभी हमारे जियान भाई वापस घर आता है, मतलब जहाँ पे साउशी बेटी है उसी बिल्डिंग में जियान भाई रहता है हमारा प्यारा। वो साउशी को ऐसे देख के बोलते तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रही हो। तो उसे पता चल जाता है साउशी को देख के वो ड्रंक है बहुत ज़्यादा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो साउशी जियान भाई से कहती है मुझे हॉट कप नूडल्स चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे बातें करने लगती है। तो जियान भाई को ये सुन के बुरा लगता है, तो वो अपने पेरेंट्स को मैसेज कर देता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा करके। जियान भाई उसे शॉप पे लेके जाता है हॉट नूडल्स खिलाने के लिए। उसे वहाँ पे टेबल पे बिठा के वो हॉट नूडल्स लेके आता है उसके लिए बना के। साउशी की ड्रिंक थोड़ी सी उतर चुकी थी, अब वो थोड़ी होश में थी और वो है ना जियान भाई को देख रही होती है, ऐसे ही प्यार से देख रही होती है और उसे ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि उसे उसकी मॉम की याद आती है। वो जियान भाई को कहती है कि मैं अपने मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो पहली बार अपने दिल की बातें जियान भाई के साथ बोल रही होती है एकदम आराम से, उसे कुछ भी नहीं फील नहीं हो रहा। तो जियान भाई को बताती है कि मैं अपने बचपन में मॉम के साथ अकेले रहती थी, मेरे पापा ज़्यादा करके वो बिज़नेस में ही रहते थे और घर पे कभी नहीं आते थे, वो हमारे साथ नहीं रहते थे और मैं ना मम्मी के साथ हमेशा 24 घंटा रहती थी, उनके साथ ही खाती थी हमेशा। और मॉम ने बोला था मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए मुझे छोड़ के और वो फिर से नूडल्स खाते हुए रोना स्टार्ट कर देती है। अभी वहाँ से एक छोटी बच्ची और उसकी मॉम जा रही होती है, उन्हें देख के फिर से साउशी बहुत सैड हो जाती है। तो जियान भाई उसे बताता है कि मेरी भी मॉम नहीं है। ऐसे ही जियान भाई भी उससे बात करने लगता है और साउशी थोड़ा अच्छा फील करती है, जियान भाई उससे अच्छा फील करवाता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं साउशी के पेरेंट्स बन के जिंगजिंग आया होता है। जिंगजिंग बताता है मैं उसका दूर का कज़न हूँ और मैं अब्रॉड रहता हूँ, मैं अभी अपने ऑफिस के काम से यहीं पर आया हूँ। साउशी के डैड को टाइम नहीं था इसलिए मैं आया हूँ उसका पेरेंट्स बन के। साउशी ये सुन के तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा ही मेरा पेरेंट्स बन के आया, वाह वाह वाह, और ऐसे हंस रही होती है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लास्ट में जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो जिंगजिंग को टीचर बोल रही होती है कि साउशी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऐसे वैसे वो डांट रही होती है साउशी के बारे में, मतलब कि वो ज़रा अच्छे से पढ़ाई नहीं करती। तो जिंगजिंग कहता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो छोटी है अभी तक, वो हमेशा ठीक से काम करेगी। तो टीचर कहती है कि वो ना बहुत गलत, मतलब ऐसे ही कुछ भी रूल्स तोड़ती रहती है। तो साउशी के बारे में जिंगजिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, बच्चे कभी भी गलत नहीं करते, मुझे साउशी पे पूरा विश्वास है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। ये सुन के बाद वो टीचर वहाँ से चली जाती है। साउशी तो बहुत खुश होती है कि वाह तुमने क्या अच्छा बोला। तो जिंगजिंग बताता है ये मैंने नहीं बोला, तुमने ही बोला था, आपने ही बोला था मॉम, मुझे जब मैं छोटा था और एक बच्चे ने मुझे मारा था तो आपने टीचर के सामने कहा था कि मेरे बेटे पे मुझे पूरा विश्वास है, क्या तुमने मुझे मारा है, उसको मारा है, ऐसे पूछा था। मैंने कहा था उसने ने मुझे मारा पहले, तो आपने कहा था मेरा बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता और मुझे उस पर पूरा विश्वास। ये सब कुछ मैंने मॉम आपसे ही सीखा है, आपने बोला था कभी भी झूठ मत बोलना और कभी भी कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ तो कभी भी सहन मत करना, हमेशा अपने लिए फाइट करना और स्ट्रांग रहना, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। इसलिए मॉम मैं भी स्ट्रांग हूँ आपकी तरह। इस सब के बाद ब्रेक टाइम होता है और साउशी को लग जाती है भूख, लेकिन अभी क्लास स्टार्ट होने वाली तो होती है वापस। तो जिंगजिंग उसके लिए ड्रिंक लेके आता है और साउशी उससे बातें करने लगती है कि तुम फिर यहाँ पे क्यों आए हो टाइम ट्रैवल करके। तो जिंगजिंग बताता नहीं है कि उसकी मॉम की डेथ होगी आगे जाके। जिंगजिंग बताता है कि आपका और डैड का झगड़ा होता है हमेशा, डैड आप ना अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए आप घर पे रहते हो ज़्यादा करके और डैड आपसे को ज़्यादा टाइम नहीं देते, डैड हमेशा अपने टाइम मशीन बनाने के प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच झगड़े हो। तभी वहाँ पे जियान भाई उसे सामने दिखता है कि बच्चों की साइकिल ऐसे ही पड़ी होती है, वो ठीक कर रहा होता है। साउशी उसे देखे कि ये कितना काइंड हार्टेड है, इसलिए मेरा बच्चा इतना अच्छा और इंटेलिजेंट हुआ है इसी के वजह, और मैं भी तो इतनी ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ, ऐसे बोलती है। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम पास आने वाली होती है और अलग अलग पेपर्स होते हैं, तो वो अपने जियान भाई का पीछा ही नहीं छोड़ती, बार बार पढ़ाई करती है और जियान भाई के पास जाती है। इस बार वो जियान भाई को परेशान नहीं कर रही होती है, बिल्कुल मन लगा के अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कर रही होती है और बहुत दिल लगा के पढ़ती है। फिर एग्ज़ाम का दिन आता है, साउशी एग्ज़ाम देती है। इस बार साउशी बहुत मन लगा के पढ़ी होती है, तो उसे ना रिजल्ट देखने में थोड़ा सा डर लग रहा होता है। तो यहाँ पे बच्चों को पता चलता है कि अभी नेक्स्ट डे से हॉलीडेज़ है 2-4 दिन के लिए, तो सब लोग अपने फैमिली के पास जाते हैं क्योंकि सब यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं ना पढ़ाई के लिए।
फिर सब लोग घर चले जाते हैं और जियान भाई अपने रूम में होता है। तभी साउशी उसके घर के बाहर जोर से चिल्ला रही होती है, जियान भाई, और नीचे देख रही होती है। साउशी जैसे ही नीचे अपने शूज़ को कर रही होती है तभी जियान भाई के डैड ऊपर से देखते हैं, बोलते हैं इसकी तो कोई फ्रेंड नहीं है आज तक, तो ये कौन है। और जियान भाई बाहर आता है, उसके डैड तो स्माइल करते हैं, लेकिन जियान भाई कहता है मैं कचरा फेंक के आता हूँ, बताता नहीं है कि साउशी से मिलने जा रहा हूँ। साउशी अभी भी चिल्ला रही होती है जियान भाई करके ऊपर देख के। तभी जियान भाई कहता है हाँ मैं आ गया, चुप हो जाओ, कितना चिल्ला रही हो, हाँ क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तभी साउशी उसके हाथ में एक गिफ्ट देती है, कहती है मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है, थैंक यू फॉर गिफ्ट करके। तो जियान भाई कहता है हाँ मुझे ये ठीक तो है, लेकिन मुझे ये साइज़ नहीं होगी, तो ये तुम रख लो तुम्हारे पास, दूसरी नेक्स्ट गिफ्ट देना। और जियान भाई उसे कुछ गिफ्ट देता है, गिफ्ट मतलब कुछ होमवर्क देता है, कुछ क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स देता है। तो साउशी तो खुश हो जाती है, साउशी कहती है ये मेरे लिए तो गिफ्ट है, मेरा फर्स्ट गिफ्ट। तो जियान भाई कहता है ये तो पढ़ाई का है, तो ये गिफ्ट कैसे हुआ। तो बोलती है नहीं गिफ्ट है मेरे लिए, तो तुमने पहली बार दिया ना कुछ, तो गिफ्ट है ये। और उसके पास से पटाखे देती है क्योंकि अभी फेस्टिवल होता है। और जियान भाई ने इससे पहले किसी के साथ ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया होता है, वो तो हमेशा पापा के साथ और अपने बुक्स के साथ ही रहता है। यहाँ पे साउशी नाच रही होती है, साथ साथ में जियान भाई को भी नचा रही होती है पटाखे दे के हाथ में, और गोल गोल घूम रही होती है। और जियान भाई काफ़ी खुश होता है और साउशी को देख रहा होता है। साउशी तो बहुत इंजॉय कर रही होती है स्माइल करते करते, और ये बहुत क्यूट मोमेंट होता है उन दोनों का। नेक्स्ट हमारा जिंगजिंग मस्त टीवी देखते हुए कप नूडल्स खा रहा होता है और बहुत एक्साइटेड होता है, हाँ 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 ऐसे कर रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि आपके यहाँ पे कोई पार्सल डिलीवरी करने वाला है, मतलब उसको कुछ OTP या मैसेज आता है। वो कहता है कौन सा पार्सल, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, शायद मॉम ने मंगाया होगा। तो इसलिए फिर से वो खाने लगता है कि जब आएगा तब देखूंगा। तभी डोर बेल होती है और वो जाके पार्सल देखने जाता है। तो डिलीवरी मैन उसे कहता है आपका बड़ा वाला पार्सल आ गया है। तो ये सोचता है कितना बड़ा, मॉम ने क्या मंगा लिया, कितना महंगा होगा, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड होता है कि मॉम ने देखो तो क्या मंगाया है, लेकिन वो ओपन नहीं करता। डिलीवरी मैन दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जिन कहता है ये पार्सल काफ़ी भारी है, मम्मी ने ऐसा क्या मंगा लिया, मुझे बताया भी नहीं है, क्या है पता नहीं किसने भेजा है। वो तो कंफ्यूज होता था। तभी पार्सल थोड़ा सा हिलने लगता है, तो जिंगजिंग बोलता है क्या है इसमें, देख लेता है खोल के। तो उसमें हमारी साउशी होती है, वो कहती है सरप्राइज सरप्राइज, नाचने लगती है क्योंकि अभी तो मतलब ये हॉलीडेज़ थे और त्यौहार भी था, मतलब फेस्टिवल था। तो है ना, उसको एक पॉकेट मनी देती है, कहती है फेस्टिवल के लिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए पॉकेट मनी दी है और गिफ्ट भी है। पहली बोलती है मेरा पैर तो पड़ो, मतलब मुझे ग्रीट तो करो। तो वो ग्रीट करता है, मम्मा थैंक यू ऐसे करके ग्रीट करता है। तो कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए और एक गिफ्ट है, और उसको एक स्मार्टफोन देती है। बोलती है ये पहला स्मार्टफोन है तुम्हारे लिए मेरे प्यारे बेटे, और एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जब वो जिंगजिंग देखता है वाह वाह क्या है मॉम, तभी वो ऐसे लड़कियों वाले शूज़, कुछ बोलता तो नहीं अपने मॉम को, हाँ बहुत अच्छा है गिफ्ट, इतना ही बोलता है। एक्चुअली दोनों को भी गिफ्ट पसंद नहीं आया होता है, ये लड़कियों वाले शूज़ कौन ही पहनेगा। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं रिजल्ट लगा होता है और साउशी ने बहुत अच्छे रैंक से पास हुई होती है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा। साउशी ने टॉप 50 में रैंक किया होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और वहीं से चली जाती है। लड़कियाँ कहती है साउशी ने चीटिंग की, तभी जियान भाई कहता है उसने चीटिंग नहीं की, मैंने उसे पढ़ाया है। तो सब लोग चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। घर पे आने के बाद साउशी एकदम साइलेंटली बैठती है। जिंगजिंग तो डर जाता है कि मॉम क्या हुआ, आप ठीक हो। जिंगजिंग कहता है क्या हुआ, और साउशी छोटी सी स्माइल देके कहती है देखो ये पेपर देखो ज़रा। जिंगजिंग कहता है क्या लेके आई है मम्मी अभी, तो देखता है तो उसका रिजल्ट होता है। ओ माय गॉड, जिंगजिंग इतना ज़ोर से खुश होता है। साउशी कहती है छोटी सी अचीवमेंट है। जिंगजिंग कहता है छोटी सी नहीं मम्मा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, माय गॉड आपने कर दिखाया, आपने पढ़ाई अच्छे से की, अब बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आपको। थोड़ी देर बाद साउशी को लू का कॉल आता है। लू कहता है मुझे तुमसे मिलना है। तो साउशी और लू थोड़ा थोड़ा फील करने लगते थे, फीलिंग एक दूसरे के लिए, इसलिए साउशी सोचती है हाँ ठीक है मैं जाऊंगी, फ्रेंड्स ऐसे बोलती है। लू तो बहुत खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है मिलते हैं। लू कहता है उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पे तुम मिली थी मुझे, और वहीं पर कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा तुम्हें टाइम होगा आज। तो साउशी ओके कहती है और टाइम बताता है लू, तो उसी टाइम पे पहुँच जाती है साउशी। साउशी तो बहुत टाइम तक उसका वेट करती है, 2-3-4 घंटे, फिर लू को मैसेज भी करती है तुम कहाँ पे हो। तो लू तो यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसको कॉल करता है बाद में 1-2 घंटे बाद कि मैं नहीं आ सकता, मैं आज कैंसिल करना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। साउशी सोचती है इसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी चीज़ की, और उसका दिल टूट जाता है, मतलब थोड़ी सी हर्ट हो जाती है वो फिर वापस स्कूल जाने लगती है। वहाँ पे वो उसने जो ऑर्डर किया था वो पार्सल कर लेती है, उसने कुछ भी खाया नहीं होता है अभी तक। तो वो जैसे ही गेट के अंदर जाती है स्कूल, जियान भाई मिल जाता है। आज जियान भाई की ड्यूटी होती है गेट के यहाँ पे कि
कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब रहती है ना स्कूल की ड्यूटीज़ वैसी ड्यूटी होती है। तो जियान भाई कहता है कि क्या हुआ, तो साउशी कहती है तुम मेरे साथ लंच करोगे अभी। तो जियान भाई कहता है अभी टाइम नहीं है, अभी ब्रेक नहीं है। तो साउशी मुंह बना के वहाँ से चली जाती है, वो पैकेट वहीं पर दे के। साउशी को डायरेक्टर ने बुलाया होता है ऑफिस में। साउशी तो खुश हो जाती है, क्या है मैंने पेपर में अच्छे मार्क्स किए ना, इसलिए डायरेक्टर ने कुछ बोलने के लिए बुलाया होगा। वाह वाह वाह, वो चलती है स्माइल करते करते जाती है। तभी डायरेक्टर उसे कहता है तुमने एक दूसरी लड़की साउशी सेम नाम है उसका कॉपी किया है और तुमने गलती से उसका अपना नाम लिख दिया, कुछ तो किया है तुमने, चीटिंग की है या कुछ कॉपी किया है। तो साउशी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने पढ़ाई की होती है और बाहर जाती है गुस्से में। तो बाहर ऑफिस के उसे जियान भाई मिल जाता है। वो कहती है कि क्या पता किसने कंप्लेंट की कि मैंने कॉपी की, ऐसे किया वैसे किया, ये सब तुम्हारी वजह से होता है। सर को लगता है जब भी तुम मेरी कंप्लेंट की थी पहले, तो सर को लगता है मैं हमेशा गलत ही काम करती हूँ। तो जियान भाई को समझ में आ जाता है कि कुछ तो मिस्टेक हुई है, जो कि साउशी इतनी गुस्सा है। तो वो सर के पास चला जाता है और सर को बोलता है क्या हुआ है सर। तो सर बताते हैं कि किसी और लड़की का साउशी ने कॉपी किया है और उस लड़की को अच्छे मार्क्स है और जो बुरा वाला पेपर है वो साउशी का है। तो जियान भाई सर को समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने ही अच्छे से पढ़ाई की। जियान भाई सर को कहता है मैंने खुद सर पढ़ाया है उसे, उसने कुछ चीटिंग नहीं की। दूसरी तरफ हम घर में साउशी को देखते हैं जो कि जिग के सामने बहुत ज़ोर से रोने लगती है कि देखा मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे हाथों में नसीब ही ख़राब है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होता, इतनी पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क्स मिले तो भी प्रिंसिपल मतलब डायरेक्टर को लगता है कि मैंने चीटिंग की और किसी और का कॉपी किया। जिंग समझा ही रहा होता है तभी डोरबेल होती है। वो दोनों सोचते हैं अभी यहाँ पे कौन आया, इसको लगता है कि कोई लैंडलॉर्ड आया क्या। तभी वो डोर ओपन करती है तो वो दूसरी साउशी होती है, मतलब उसके ही क्लास की जिसका पेपर बहुत बुरा गया था, बहुत बुरे मार्क्स मिले थे, वो आई होती है और वो साउशी के सामने आके डायरेक्टली सॉरी बोलने लगती है। साउशी तो सोचने लगती है इसने सॉरी क्यों बोला और डायरेक्टली वो लड़के रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। साउशी इधर उधर देखती है कोई देख तो नहीं रहा, फिर बोलती है तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला डायरेक्टर के बारे में। तो वो बताती है कि उसे कैसे पता चला। एक्चुअली जियान भाई को पता चल गया था कि इसी लड़की ने डायरेक्टर को कंप्लेंट करके झूठ बोला कि वो मेरा पेपर है और मेरा वाला पेपर मतलब जो उसका नाम का वो बुरा वाला मार्क्स वाला था वो साउशी का है, क्योंकि दोनों का नाम साउशी था और दोनों ने सिर्फ नाम ही लिखा था। तो जियान भाई उसे समझाता है कि ये गलत है, मैं डायरेक्टर को बता दूंगा, हैंड राइटिंग टेस्ट हुआ ना तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो लड़की साउशी से सॉरी बोलने आई थी कि वो डायरेक्टर को टेस्ट करने के लिए मत बोले, वो डायरेक्टर को खुद बता देगी कि उसने बोला, झूठ बोला था। तो साउशी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि जियान भाई ने उसकी हेल्प की। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान भाई के साथ मिलके वो खाना खा रही होती है। तो जियान भाई को कहती है थैंक यू सो मच, तुम्हें कितनी मेरी फिक्र है। जियान भाई तो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ पे साउशी बड़बड़ करी जा रही होती है। कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें अभी ट्रीट दूंगी, तुम आना ज़रूर डिनर पे, रात में हम लोग रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर करेंगे ठीक है। और चली जाती है। जियान भाई को हाँ या ना बोलने भी नहीं देती, डायरेक्टली हाँ ही समझ लेती है। घर पे जाने के बाद वो जिंग से बातें कर रही होती है कि मैंने तेरे डैड को आज डिनर पे बुलाया है हम दोनों, क्योंकि तेरे डैड ने मुझे बचाया, मतलब उस डायरेक्टर से बात की, उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, उस लड़की की वजह से वो गुस्सा करते हैं। तो जिंग कहता है उस लड़की की तुम कंप्लेंट कर दो ना मॉम। तो वो कहती है नहीं उसने सॉरी बोला ना तो अभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो बुरा लगता है। ये सब बातों के चक्कर में वो भूल ही जाती है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, वो 1 घंटा लेट होती है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचती है तो जियान भाई बेचारा बाहर ही खड़ा होता है। तो साउशी कहती है तुम कब इतने जल्दी क्यों आ गए, लेट आना चाहिए था। तो कहता है मुझे दिल दिखाना पसंद नहीं है और मुझे ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो मैं प्रॉमिस कभी भी तोड़ता नहीं, झूठ नहीं बोलता। तो साउशी को याद आता है कि कैसे लू झूठ बोला और लू ने कैसे उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तभी वहाँ पे एक वेटर आके कहता है मैम रेस्टोरेंट पूरा फुल हो चुका है, बुकिंग फुल है, आज आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो झट से ना जिंग को कॉल करके मैसेज करके बोलने लगती है क्या करूँ, रेस्टोरेंट फुल हो गया है, यहाँ पे बुकिंग है, क्या कैसे करूँ। तो जिंग कहता है रुको मैं देखता हूँ। तो पीछे से हमारा जियान भाई सुन रहा होता है, उसे लगता है साउशी किसी के साथ डेट कर रही है या शायद उसे किसी के साथ फीलिंग है या कोई उसका बॉयफ्रेंड है शायद, ऐसा वो फेस बनाता है पीछे से। और साउशी घूमती है, साउशी को तो बेचारी को ये पता भी नहीं होता कि उसे कैसे फील हो रहा है अभी। वो उसे क्या करती है घर में लेके आती है, क्योंकि जिंग ने उसे आइडिया बताया होता है कि मैं खाना बना के रखता हूँ घर में, आप है ना डायरेक्ट डैड को घर पे लेके आ जाओ, उनको बोलो कि मैं खाना बनाऊँगी, तुम चलो मेरे साथ। तो घर पे है ना वो जैसे ही एंट्री करते हैं उसे ना अजीब से गैजेट्स दिखते हैं, मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक।
एक्चुअली ये हमारे जियान भाई को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट साउशी एम्बैरस हो जाती है क्योंकि ऐसे तो वो कुछ करती नहीं है। झूठ बोलना गलत बात है ना। जिंजिंग हमारे किचन में छुपा होता है। एक्चुअली हमारे जियान भाई को पता नहीं होता है कि वो कज़न है, मतलब अभी तक पता नहीं चला है, तो इसलिए वो छुपा होता है कि उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो साउशी यहाँ पे ना बताती है कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। हमारा जिंजिंग तो पूरा रेंगते रेंगते यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है और झट से भाग जाता है वहाँ से डोर ओपन करके। साउशी सोचती है 1 सेकंड में गायब हो गया, मतलब भाग गया इतना फास्ट, मेरा बेटा है कितना होशियार है। क्योंकि जिंजिंग ने पहले ही खाना बना के रख दिया था, तो साउशी अपने टेबल पे लगा रही थी। 5 मिनट भी नहीं हुए तो उसे किचन में गए तो इतना ज़्यादा खाना कैसे बनाया ये सोच रहा हो जियान भाई। तो जियान भाई कहता है साउशी तुमने ये होटल से मंगाया है सब कुछ? साउशी बोलते नहीं, ये तो मेरी छोटी सी कुकिंग स्किल है जो मैंने बना लिया। तो जियान भाई कहता है वाह दैट्स ग्रेट, ये छोटी सी नहीं बहुत बड़ी स्किल है, बहुत जल्दी बना लिया। तो साउशी तो और कॉन्फिडेंट हो जाती है, बोलती है हाँ मैं बना लेती हूँ सब कुछ खाना है इतनी जल्दी। साउशी फिर से किचन में चली जाती है। तब तक जियान भाई बैठ जाता है, उसके लिए भी कुर्सी पीछे करके रख देता है। तभी दूसरी तरफ हम जिंजिंग बिल्डिंग के नीचे उतरते उसे शिन दिखाई देती है। वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रही होती है कि हॉस्पिटल में उनकी मम्मी है और कोई उन्हें डांट रहा होता है। तो जिंजिंग क्या करता है, उनका फ़ोन खींच लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से डांटता है और शिन से कहता है आपको ऐसे सुन के नहीं लेना चाहिए, आपको एकदम स्ट्रांग हो, वैसे ही रहना चाहिए हमेशा। लेकिन जिंजिंग की बातें शिन सुनी नहीं रही होती क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे, नाइट सूट और शूज़ पहने थे, मतलब चप्पल पहनी थी, वो एक अलग और एक दूसरी अलग पहनी थी। तो वो सोच रही थी कि ये ऐसे हुलिया में कहाँ भाग रहा है और किधर जा रहा है, और ऊपर से जिंजिंग उसे ही समझा रहा होता है। तो लेकिन शिन कहती है मुझे जल्दी जाना होगा और वहाँ से भाग जाती है। तो हमारा जिंजिंग भी उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ घर में हम देखते हैं साउशी तो किचन से खाना लाए जा रही थी और लाके बैठ जाती है जियान भाई के साथ खाने के लिए। और जियान भाई शॉक होता है कि इसने 10 मिनट में इतना सारा खाना और इतनी सारी डिशेस कैसे बना ली, और वो तो खुश हो जाता है। एक्चुअली उसे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं यहाँ पे शिन और हमारा प्यारा जिंजिन यहाँ पे उसकी मॉम के यहाँ पे रहते हैं और हमारे जिंजिन को उसकी मॉम की याद आती है। मतलब साउशी की जब फ्यूचर में डेथ हो गई तब वो उनके साथ ही था और साउशी जब कुछ बात कर रही थी लास्ट एंडिंग में तो वो मम्मी अब जल्दी से रिकवर हो जाओ ऐसे लिख रहा था उनके कपड़ों पे, और तभी उनकी डेथ हो गई। तो ये सोच के उसे बहुत हर्ट होता है, इसलिए वो शिन के पास जाता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसने सहा है उसकी मॉम के डेथ के टाइम वो शिन भी सहे। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, थोड़ा शिन को घर पे लेके जाता है वहाँ पे आराम करने, और वो भी घर आ जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि टेबल पे खाना बना के साउशी सोई हुई है और कहती है जिंजिन तुम इतना लेट आ गए, तुमने कुछ खाया क्या? तो बोलता है नहीं मैंने नहीं कुछ खाया, लेकिन तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? तो बोलती नहीं मुझे टेंशन हो रही, तुम कब आओगे, तुम कहाँ गए थे? उसे नहीं पता होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी की तबीयत ख़राब है, और जिंजिन भी नहीं बताता क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी एग्ज़ाम होने वाली थी। इसलिए वो साउशी सोती नहीं है, जाके पढ़ाई करने लगती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पढ़ाई करती है, बिल्कुल भी नहीं सोती। ये एग्ज़ाम उसकी स्कूल की लास्ट एग्ज़ाम है क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेस पे ही उनको कॉलेज मिलेगा। और उसे क्योंकि हमारे जियान भाई के साथ ही जाना है कॉलेज, तो इसलिए उसे अच्छे मार्क्स तो चाहिए क्योंकि जियान भाई तो स्कॉलर है और उसे भी तो अच्छे मार्क्स निकालने। तो वो बहुत मन लगा के पढ़ी है जो अभी तक वो अच्छे से एग्ज़ाम में क्योंकि ये स्कूल की लास्ट एग्ज़ाम थी सभी की, तो वो बहुत टेंशन में थे कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। कुछ लड़कियाँ बात भी कर रही थी और तभी हमारा जियान भाई पीछे से आता है। तो साउशी मास्क भी लगा के चश्मा पहन के किधर जा रही होती है। तो जियान भाई पहचान लेता है कि तुम ऐसे भूत बन के कहाँ पे जा रहे हो। तो साउशी बोलती तुमने मुझे पहचाना कैसे, मैंने तो मास्क लगाया है। तो जियान भाई बोलता है कि ऐसे थोड़ी ना कोई स्कूल में घूमता रहता है तुम्हारे सिवा, अजीबोगरीब। तो साउशी चिल्लाती है चुप रहो तुम। तो साउशी को कहता है तुम्हारी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आई है, टॉप 10 में आई हो। तो ये सुन के तो साउशी बहुत ज़्यादा खुश होती है, नाचने लगती है। रिजल्ट के बाद स्टेज पे जाके उन्हें अपनी स्पीच देनी होती है। तो साउशी जिंजिंग को कॉल करके बोलती है मैं क्या करूँ, कैसे मेरे एग्ज़ाम आई, सब कुछ बताने लगती है। ये तो जियान भाई पीछे से सुन रहा होता है। जियान भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसका साउशी का और जिंजिंग का कुछ है,
मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट ये सब कुछ है ना वो बोलता नहीं कुछ। तभी स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है कि टॉप 2 स्टूडेंट्स को स्पीच देने के लिए जल्दी आओ स्टेज पे। तो साक्षी का हाथ पकड़ के जियान भाई लेके जाता है और बोलता है चलो अभी स्पीच देनी है हम दोनों को। तो साक्षी का तो ये फर्स्ट स्पीच था। वैसे तो साक्षी बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन थी, बट है ना स्पीच उसने ज़्यादा कभी दिया नहीं था, वो भी इतने पूरे स्कूल के सामने। तो वो लोग हंसने लगते हैं साक्षी की आवाज़ सुन के, क्योंकि वो अटक रही थी और उसे इतने सारे लोग देख के कुछ समझ नहीं रहा था। टीचर भी थोड़ा सा गुस्सा थे, मतलब बाकी बच्चों पे जो हंस रहे थे उसके ऊपर। तभी जियान भाई आता है और सब कुछ संभाल लेता है, अच्छे से स्पीच देता है और कहता है ये हम दोनों की तरफ से स्पीच थी। फिर उसके बाद स्पीच कंप्लीट होती है और दोनों नीचे उतर। तभी साक्षी का सीढ़ी पे से पैर फिसलता है और जियान भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पे बहुत रोमांटिक सीन होता है। साक्षी जियान भाई को देख रही होती है और जियान भाई साक्षी को। उसी रात जब साक्षी सो रही होती है तो उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बार बार जियान भाई ही दिख रहा था जब उसने उसका हाथ पकड़ा था सबके सामने। और जियान भाई का भी सेम ही सीन था, क्योंकि साक्षी यहाँ पे समझ आ रही होती है खुद को कि नहीं मत सोचो मुझे पता है। और फिर सोने की जगह वहाँ पे जाके टेबल पे दोनों का फ़ोटो लगा देती है, वही हाथ पकड़े वाला। और जियान भाई का कोई दूसरा हाल नहीं था। जियान भाई भी यहाँ पे वही फ़ोटो देख के बहुत स्माइल कर रहा होता है पूरी रात। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साक्षी जब सुबह सुबह उठती है तो यहाँ पे जिंग जल्दी उठो बोलता है, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, आज आपका फर्स्ट कॉलेज का दिन है। बेचारी साक्षी ने तो आंखें भी अच्छे से नहीं खोली थी, तो भी जिन उसके सामने एक लेटर देता है, बोलता है मॉम पढ़ो जल्दी। तो वो बोलते हैं सुबह सुबह लेटर क्या? तो बोलता है जल्दी पढ़ो। तो वो पढ़ लेती है। तो उसमें लिखा था कि सबसे ज़्यादा आपको लू के साथ नहीं रहना है, सबसे पहला रूल। उसने 3 रूल्स बनाए थे उसके हिसाब से। सेकंड रूल, उसे वॉशरूम जाती है तभी ब्रश करने भी नहीं देता, जाके डायरेक्टली। जब वो खाना खाने जाती है तभी उसके मुंह पे रखता है कि किसी लड़के से आप दूसरे से बात नहीं करोगे मेरे पापा के अलावा, ऐसे सब कुछ लिखा होता है। और उसने लिखा होता है कि मेरी नज़र आप पे है, ध्यान रखना मैं कॉलेज में नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं आ तो सकता हूँ उधर और मैं कहीं से भी देख लूँगा अगर आपने चीटिंग की कुछ तो। आपको कुछ भी करके लू से दूर रहना है, उससे बात भी नहीं करनी है। साक्षी तो स्टाइल में ठीके करती है और नाश्ता करने लगती है। तो जिन उसे दूध देता है और उसके फिंगरप्रिंट ले लेता है उसको फंसाकर। और साक्षी यहाँ पे चिल्लाने लगती है कि क्या तुमने ये क्या किया सुबह सुबह। और फिर बाहर जैसे ही मॉर्निंग में रेडी होके आती है तो जिन यहाँ पे साइकिल लेके खड़ा होता है। बोलती है क्या हुआ तुम्हें, साइकिल लेके कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है नहीं मॉम, आपने कैसे मुझे पहला दिन स्कूल में छोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपको छोड़ूंगा। तो बोलती है तुम्हें साइकिल चलाने आता है? तो बोलता है नहीं, आपको भी कहा आता था, आपने भी तो पहले दिन मेरे स्कूल के पहली बार साइकिल चलाई थी और आपने कहा था जल्द ठीक से बैठना पकड़ के, क्योंकि पता नहीं हम दोनों भी साथ में गिर जाए। और उस दिन मैंने बहुत ख़तरनाक वाली राइड की थी, वो भी स्कूल के पहले दिन ही। तो साक्षी भी बिल्कुल जिन ने जैसे बचपन में अपनी बैग फेंकी थी आगे और फिर जाके पीछे बैठ गई, बिल्कुल वैसे ही। तो जिन बोलता है मैं बिल्कुल आप पे ही गया हूँ। बाद में साक्षी पीछे जाके साइड में बैठ जाती है जिन को पकड़ के, और जिन जानबूझ के हिलाता है साइकिल। एक्चुअली उसे थोड़ी बहुत आती है साइकिल, इतना भी नहीं कि साक्षी की तरह गिरने लगेगा। रोड क्रॉस करते हुए जिन को जियान भाई दिखता है तो झट से साइकिल रोक देता है। साक्षी बोलते है क्या हुआ, रुका क्यों दी? तो बोलता है जल्दी से उठो, आपको अभी मेरे साथ नहीं जाना है। क्यों? तो बोलती है नहीं मेरा साइकिल ख़राब हो गई है। और साक्षी को जियान भाई से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी साइकिल की चैन निकल गई है, क्या तुम साक्षी को लेके जाओगे स्कूल? तो जियान भाई कहता है हाँ ठीक है। और जैसे ही साक्षी बैठ जाती है जियान भाई को पकड़ के, हमारा जिन ऐसे साइकिल भगाता है ना, वहाँ से ज़ोर से भाग जाता है। और हमारा जियान भाई कहता है इसकी साइकिल की चैन निकली तो ये गया कैसे? फिर भी वो साक्षी को लेके जाता है कॉलेज और उसके डोम मतलब उसकी जो गर्ल्स रूम था वहाँ पे जाके उसके गर्ल्स रूम के यहाँ पे उसे छोड़ता है। साक्षी उसे थैंक यू कहती है कि मुझे यहाँ तक छोड़ने आए हो। और जियान भाई कहता है कि अपना ख्याल रखना, इधर उधर मत भागना। तभी साक्षी को अपनी रूममेट्स मिलती है। रूममेट बोलती है कि तुम ही साक्षी हो ना? तो बोलती है हाँ। तो बोलती मैं हूँ तुम्हारी रूममेट, चलो जल्दी, हमारे यहाँ पे लीकेज हो रहा है, हमें सीमेंट लेके जाना है अपने रूम में। सीमेंट की बोरी काफ़ी भारी थी इसलिए दोनों मिलके लेके जा रहे होते। तभी उन्हें लू देख लेता है। लू कहता है मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ साक्षी। तो साक्षी को याद आता है सुबह सुबह पढ़े हुए रूल्स। तो वो सोचती है नहीं जिंग ने देखा ना तो मेरी वाट लग जाएगी, जिंग चिल्लाएगा फिर मुझे। तो वो बोरी पकड़ के एक ही हाथ में लेके जाती है, जो उससे उठाई भी नहीं जा रही थी वो एक ही हाथ में लेके जाती है। और उसकी रूममेट बोलती है तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, तुम तो आज से मेरी बॉस हो। और काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है उससे। अब वो रूममेट को क्या ही बताए कि वो ये सब कुछ जिंग के डर के वजह से कर रही है। फिर वो रूम में जाती है तो वहाँ पे उसकी और 2
2 रूममेट्स होती है, वो दोनों वो चारों मिलके यहाँ पे एक ही रूम में रहने वाली। साउशी राउंड मारने थोड़ा नीचे आती है तो वहाँ पे उसे जियान भाई दिखता है बैठा हुआ, लेकिन उसके कपड़ों से थोड़ी स्मेल आ रही थी तो वो कपड़े चेंज करने ऊपर चली जाती है। यहाँ पे तभी एंट्री होती है सेकेंड मेन लीड की। ये है क्यू, ये हमारी साउशी की ओपोनेंट है क्योंकि ये हमारे जियान भाई को लाइक करती है। हमारी साउशी नीचे जब कपड़े बदल के आती है तो वहाँ पे जियान भाई नहीं होता तो साउशी यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और उसे नहीं मिलता तो वो ना अपने क्लासेस में जाने लगती है बुक्स लेके। तभी उसकी बुक्स नीचे गिर जाती है और वो उठा रही होती है, तभी वहाँ पे लू आ जाता है और उसे कहता है अरे सॉरी आप तुम्हारी बुक्स गिर गई, उठाता हूँ रुक जाओ। तभी साउशी इधर उधर देखने लगती है कि जिंग जिंग देख रहा है क्या, और लू को एक साइड कॉर्नर में लेके आके बोलती है ये चश्मा पहन लो, और यहाँ वहाँ देख रही होती है लू। तो सोचता है कि ये क्या कर रही है, किसको देख रही है, किसको ढूंढ रही है। तभी वहाँ से उसकी एक रूममेट जाती है, वो तो ऐसे एक्ट करती है कि वो लू को जानती नहीं, बुक हाथ में रख के चश्मा पहन के ऐसे लगता है कि जैसे वो पढ़ाई कर रही है और ये कोई है ऐसे ही बैठा है। लू कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तो साउशी कहते हैं दूर से बात करो कोई देख लेगा। तो लू कहता है कौन, तो साउशी बोलती है जल्दी बोलो क्या काम है। तो लू है ना उसे एक टिकट देता है उसके बर्थडे की, मतलब उस लू का बर्थडे होता है तो बर्थडे पार्टी की टिकट देता है और कहता है कि शाम को आ जाना ज़रूर। और क्योंकि तो जियान भाई का पीछा ही नहीं छोड़ती, रात को भी उसके साथ ही रहती है। जियान भाई तो पढ़ाई करने का सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक फ्रेंड का कॉल आता है और कहता है साउशी अब भी यहाँ पे पार्टी में है, तुम भी आने वाले हो क्या। तो ये सुन के तो जियान भाई पागल हो जाता है कि वो लू के साथ अकेली नहीं, और जल्दी से भाग के यहाँ पे आ जाता है साउशी के पास। साउशी को भी यहाँ पे लू के साथ जिंग जिंग देख लेता है, तो ये देख के साउशी भाग के जियान भाई के पास चली जाती है और जियान भाई को कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए। तो बोलता है कुछ नहीं, ऐसे ही फ्रेंड के साथ पास आया था। तो साउशी जस्ट से हटा के जियान भाई का हाथ पकड़ के उसे भगा के बाहर लेके जाती है। तो जियान भाई को कहता है क्यों भाग रही हो, तो बोलती है कोई नहीं, कुछ कोई तो पीछा कर रहा है मेरा। तो अभी वो कहता है अभी नहीं कर रहा है ना, तो बोलती है हाँ नहीं कर रहा है, अभी कोई नहीं पीछा करेगा मेरा। क्योंकि पार्टी में दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था और लेट भी हो गया था, सब रेस्टोरेंट भी बंद हो गए थे। ये दोनों एक कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं था, कैफ़े सिर्फ दरवाज़ा ओपन रह गया था। तो चुपके से चले जाते हैं उस कैफ़े के अंदर और इंस्टेंट नूडल्स बनाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जियान भाई कहता है तुम्हें कुछ आता है तो बना लो। तो साउशी आप पकड़ी जाती, तो बोलती नहीं मैं भी इंस्टेंट नूडल ही खा लूँगी। तो यहाँ पे दोनों मिलके इंस्टेंट नूडल बनाते हैं, खाते हैं और वहाँ पे पैसे भी रख देते हैं। नूडल्स खाते हुए जियान भाई को साउशी एक गेम के बारे में पूछती है कि तुमने कभी खेला है। तो जियान भाई जैसे ही रूम में आता है साउशी के पास, साउशी को छोड़ने के बाद, तो अपने रूममेट से पूछता है कि ये गेम तुम लोगों को पता है। झट से सारे लोग गेम डाउनलोड करने देते हैं क्योंकि है ना वो लोग भी वही खेलते रहते हैं, उनको एक पार्टनर मिल जाएगा और एक खेलने के लिए। जैसे ही साउशी अपने रूम में चली जाती है तो उसके रूममेट्स कहते हैं तुम कहाँ गई थी इतनी लेट। तो बताती है कि मैं बर्थडे पार्टी में गई थी लू के। तो सारी फ्रेंड्स बोलती है लू ने तो सिर्फ जो पास के उसके जो ज़्यादा क्लोज है उनको ही बुलाया था। और वो कहती है हमें लगता है लू बहुत ज़्यादा अमीर है, बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता। हम लू को देखते हैं उसकी दादी के साथ, लू के फैमिली नहीं रहती, मतलब पेरेंट्स नहीं रहते, सिर्फ दादी रहती है पेरेंट्स में, और वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, अमीर नहीं था बिल्कुल। लू गया था दादी से मिलने नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम देखते हैं साउशी अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम यहाँ पे शॉप में आती है खेलने के लिए गेम्स। तभी वहाँ पे साउशी को वही बॉल मिलता है, बास्केटबॉल, जो उसने एक रात पहले ही लू को बर्थडे गिफ्ट करके दिया था। और वहाँ पे सिग्नेचर भी था उसका, कुछ फुटबॉलर का या बास्केटबॉल के कुछ किसी का, तो बहुत फेमस। तो लू को उसने गिफ्ट किया था, तो लू ने उसे बेच दिया था एक्चुअली। तो साउशी को लू बाहर ही मिल जाता है जब वो बाहर जा रही होती है, और वो लू से डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो लू कहता है कि क्या किया। तो तभी साउशी को एक चिट्ठी मिलती है कि उसने उसे बेच दिया था बास्केटबॉल को वो। तो साउशी उस पर डांटती है और लू पे अभी विश्वास नहीं करती। रूम पे आने के बाद साउशी जानबूझ के ड्रंक होने का नाटक करती है अपने फ्रेंड्स के सामने और कहती है मुझे ना जियान भाई ने हर्ट किया है, वो मुझसे बात नहीं करता, अभी मुझे इग्नोर करने लगा है। ये सुन के तो उसकी फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि हम जियान भाई को सबक सिखाएंगे, उसने हमारे फ्रेंड का दिल कैसे तोड़ा। तो एक एक फ्रेंड कर जाके ना कैसे आइडियाज़ बना के जियान भाई को परेशान करने लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जियान भाई को है ना साउशी के साथ रखने का ट्राई करते हैं, ताकि साउशी और जियान भाई का जो झगड़ा या कुछ है
वो सॉल्व हो, बट एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। जियान भाई तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता, वो तो साउशी जानबूझ के करती है कि उसकी फ्रेंड्स उनको दोनों को ज़्यादा क्लोज लेके आए। और साउशी का ये प्लान सक्सेसफुल होता है क्योंकि क्लास में हर जगह साउशी अभी हमारे जियान भाई के साथ ही बैठती है। घर पे जाने के बाद वो सब कुछ जिंगजिंग को बताती है, तो जिंगजिंग उसे और आइडिया देती है। जिंगजिंग साउशी को बताता है कि फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, जो कि आपके कॉलेज में ना अभी लेक्चर होने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप है ना उसे ज़रूर अटेंड करना। आप इससे ना ज़्यादा आपको पता चलेगा, और उसमें ना टाइम मशीन का भी कुछ है, तो आप हमेशा याद रखना। वो हाँ कहती है और दोनों बाहर जाते हैं। नेक्स्ट डे हम साउशी और जिंगजिंग को देखते हैं कॉलेज के यहाँ पे कुछ लैब के टेस्ट का है ना एक पैम्पलेट लगाया होता है। तो जिंगजिंग कहता है रुक जाइए, तो साउशी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, फ़ोटो क्यों निकाल रहे हो उसका। तो साउशी बोलते ठीक है, तो जिंगजिंग उसका फ़ोटो निकालता है और उसे सेंड करता है जियान भाई को, और साउशी को कहता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ना बीच पे जाना होगा। तो साउशी तो इमेजिन करने लगती है कि जियान भाई और मैं जाऊंगी घूमने। उसके बाद रात को हम देखते हैं साउशी को एक सपना आता है कि जियान भाई पानी में डूब रहा है और साउशी रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से और चिल्ला रही है कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ, और झट से चिल्लाते चिल्लाते वो उड़ जाती है। तभी जिंगजिंग भाग के साउशी के रूम में आता है कि मॉम आपको क्या हुआ, फिर से आपको कुछ सपना आया क्या। तो साउशी बताती है कि पता नहीं, मुझे ऐसे सपने बार बार आते रहते हैं। इससे पहले कभी मुझे चेहरा नहीं दिखा था कि कौन समुंदर में जा रहा है और मैं रो रही हूँ, लेकिन इस बार मुझे जियान भाई का चेहरा दिखा। तो जिंगजिंग साउशी को कहता है, मॉम कहते हैं कि जो हम सुबह पूरा दिन जो याद करते हैं वही हमें सपने में दिखता है, या शायद आपके सपने का कुछ फ्यूचर से मतलब होगा। अब मुझे तो नहीं पता, मैं देखता हूँ रिसर्च करता हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना आपके साथ। और वो चेहरा किसका था, तो बोलता है जियान भाई का। तो अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, टेंशन मत लो। तो कहता है कि शायद मुझे लगता है जियान भाई मतलब मेरे डैड के साथ कोई और मॉम मिलने वाली है मुझे। ये सुन के साउशी शॉक हो जाती है और जियान भाई को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ती, हर जगह स्विमिंग पूल क्लास हर जगह उसके साथ ही जाती है, और एक भी लड़की को जियान भाई को देखने तक नहीं देती। अब तो उसने अपनी फ्रेंड्स को भी अपने साथ कर लिया था। जियान भाई जहाँ जाता वहाँ पे दूसरी लड़कियाँ जैसे उसके पास आती, उसके फ्रेंड्स आने नहीं देती, लेकिन तभी वहाँ पे क्यू आ जाती है, और क्यू से जियान भाई भी बहुत अच्छे से बात करता है। बाकी लड़कियों से तो किसी से नहीं करता, बट क्यू से करता है। ये बात सुन के ही साउशी को बहुत गुस्सा आता है कि वो उससे बात क्यों करता है, और साउशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है घर पे। एक्चुअली साउशी सैड थी बिकॉज वो लैब के अंदर मतलब वो बायोलॉजी नहीं उसका सब्जेक्ट था, तो वो अपने जियान भाई के साथ क्यू के साथ वहाँ पे नहीं जा सकती थी जियान भाई को बचाने के लिए लैब के अंदर। तो इसलिए हमारा जिंगजिंग कहता है आप टेंशन मत लो, मैंने सोच लिया है क्या करना है, टेंशन मत लो। जिंगजिंग सेकेंड डे वो जो लेक्चर होता है पास्ट फ्यूचर और टाइम मशीन के ऊपर, वहाँ पे जाके लेक्चर अटेंड करता है और कहता है मैं सीनियर हूँ 2-3 साल बड़ा। तो वहाँ के प्रोफेसर जो उसकी बातें सुनते हैं, उसका जो नॉलेज है टाइम मशीन का या ऐसे जो क्वेश्चन करता है वो सुन के ना उसे प्रोफेसर अपॉइंट करते हैं। ये बात अब तक जिंगजिंग ने साउशी को नहीं बताई होती है, लेकिन साउशी तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे क्यू को सब जगह फॉलो करती है, क्यू को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ती, क्योंकि अभी तो वो हमारे जियान भाई को नहीं फॉलो कर पा रही थी, तो क्यू को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि बाकी लड़कियों से तो जियान भाई बात नहीं करता, सिर्फ क्यू से करता है, इसलिए जहाँ पे भी जियान भाई और क्यू रहती है वो हर जगह से क्यू को लेके बोलती है मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे कुछ सीखना है, ऐसे कर करके। तो यहाँ पे क्यू को पता चल जाता है कि वो उससे जेलस हो रही है और कहती है तुम जो करना चाहते हो वो नहीं हो सकता, और उल्टा हमारे साउशी को डांट के भगा देती है क्योंकि वो लैब के अंदर तो नहीं जा सकती। तो साउशी लैब के बाहर से देख के बहुत जल रही होती है, क्योंकि साउशी बाहर ही खड़ी थी लैब के और देख रही थी सब क्यू और जियान भाई को। तो क्यू जानबूझ के जियान भाई के और पास आती है। तभी हमारे यहाँ पे जिंगजिंग आता है एज ए प्रोफेसर, उसका इंटरव्यू करते हैं कि ये आप तुम्हारा प्रोफेसर है नया, और ये जिंगजिंग अपने मॉम को बता देता है कि आप टेंशन मत लो, लैब के अंदर अपने डैड की प्रोटेक्शन मैं करूँगा, टेंशन मत लो, क्यू को दूर रखूँगा। फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट कर देना, और अगर आप चाहते हो पूरी सीरीज ही अपलोड करूँ तो पार्ट 2 के साथ रेड हार्ट कर देना, तो मैं 10 दिन के अंदर पूरी सीरीज ही कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।